हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का मिड टर्म एग्जामिनेशन साइंस का क्वेश्चन पेपर है जिसका पेपर कोड है 086 2024-25 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। पहले 20 क्वेश्चन एमसीक्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट। तो जब सॉलिड सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाए? वेपर में। यानी लिक्विड मीडियम उसमें एब्सेंट हो, लिक्विड मीडियम ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल भी आपने सीखा होगा, कैम्फर बॉल, कपूर की गोलियां क्या होती है? सॉलिड होती है, अचानक ही डिसअपेयर हो जाती है। तो कौन सा प्रोसेस जब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए? वेपर में। तो क्या बोलेंगे? उसे सब्लिमेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी प्योर सॉल्यूशन। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो प्योर हो, जिसमें पानी वगैरह नहीं मिलाया गया, उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल होगा सॉल्यूशन विद हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी जो प्योर सॉल्यूशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सॉल्यूशन विद हाई सॉल्यूट। तो प्योर सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है? उसमें हाई सॉल्यूट होते हैं, यानी सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है? तो सॉल्यूट क्या होगा? हाई होगा। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड है करेक्ट करेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए बी सी डी ई। और ये एक डायग्राम दे रखा है। तो ये डायग्राम किसका है? न्यूरॉन का डायग्राम है। आपको पता है ये डायग्राम किसका है? न्यूरॉन का डायग्राम है। क्लियर है? और उसके हिसाब से बताया, पूछा है कि ए को क्या कहेंगे, सी को क्या कहेंगे, बी को क्या कहेंगे, डी को क्या कहेंगे और ई को क्या कहेंगे, यानी इनके नेम आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो आपको पता है कि किसको क्या कहेंगे, आपसे ये आपसे ऑप्शन में पूछा गया है। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है ना? तो देखो इसके हम नेमिंग समझ लेते हैं कि इसकी नेमिंग क्या रहेगी। तो जो इसका बेटा करेक्ट सीक्वेंस आएगा, तो करेक्ट सीक्वेंस आएगा आपका जो है उसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। पहले आएगा न्यूक्लियस, फिर डेंड्राइट, फिर साइटोप्लाज्म, फिर एक्सॉन और फिर नर्व एंडिंग। क्लियर है? नेक्स्ट है द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स आर नोन एज। जो प्रोकैरियोट सेल होती है उसके अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलॉइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलॉइड बोलते हैं। समझ आ गया आपको? क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोलॉइड। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट। तो पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। क्लियर है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6 विच ऑफ द फॉलोइंग फिश वेराइटी इज अ सरफेस फीडर। तो कौन सी मछली की वेराइटी, फिश की वेराइटी जो है सरफेस फीडर कहलाती है? क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो सरफेस फीडर कौन सी जो है मछली की क्वालिटी जो है सरफेस फीडर कहलाती है? ठीक है ना? तो इसका आंसर होगा आपका, जो इसका आंसर होगा बेटा ये होगा आपका इसका आंसर। तो सरफेस फीडर क्या होती है? कैटलाज होती है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। तो सरफेस फीडर क्या होगी? कैटलाज होगी। क्लियर है? समझ आ गया बच्चों? तो सरफेस फीडर क्या है? कैटला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 इन एक्वेटिक प्लांट्स विच टाइप ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यूज इज फाउंड। एक्वेटिक प्लांटों में जो पैरेनकाइमा टिश्यू है वो, ठीक है, तो इन एक्वेटिक प्लांट विच टाइप ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू इज फाउंड। तो बोला गया कौन सा पैरेनकाइमा टिश्यू आपको मिलता है एक्वेटिक प्लांट्स में। तो एक्वेटिक प्लांट्स में जो हमें मिलता है वो एरेनकाइमा होता है। एक्वेटिक प्लांट कौन से होते हैं? जो पानी में फ्लोट करते हैं। और पानी में फ्लोट करने के लिए जो उनमें टिश्यू होता है वो होता है एरेनकाइमा। टिश्यू के कारण फ्लोट करते हैं, क्योंकि वो जो टिश्यू होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं? होल्स होते हैं, जिसके कारण वो बेन से आराम से क्या कर पाते हैं? फ्लोट कर पाते हैं। क्वेश्चन 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे पूछा है कौन सा इसमें होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। पहले तो आपको पता होना चाहिए मिक्सचर 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कौन से? होमो एक मिक्सचर होते हैं होमोजीनियस, एक होते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो ध्यान रखो। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें हमें ये नहीं पता लगता कि कौन कौन से पार्टिकल मिक्स हैं, यानी सारे पार्टिकल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। या अगर आप मिक्स जूस की बात करो तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है। अगर आप फ्रूटी की बात कर रहे हो तो फ्रूटी में देखो चीनी भी मिली है, पानी भी मिला है और फ्रूट पल्प भी मिला है, कुछ कलर मिले,
मगर हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, वो होमोजीनियस मिक्सचर है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जैसे पानी में आपने पत्थर मिला दिए, पानी में मिट्टी मिला दी, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हमें पहचान हो जाएगी कि क्या क्या उसके अंदर मिक्स है। तो पहले होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पता लग गया। अब बोला इसमें कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर नो ही है, नॉट पूछा है, नॉट। तो देखो एयर एक जैसा ही लगता है, टिंचर ऑफ आयोडीन भी एक जैसा लगता है, और शुगर सॉल्यूशन भी। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है वो है मिल्क। जब पानी में आप मिल्क मिलाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस पानी के अंदर आपने क्या मिलाया हुआ है, मिल्क मिलाया है। अगर पानी में आप शुगर सॉल्यूशन मिलाओगे तो आप ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे। आयोडीन नमक मिलाओगे तो नहीं ढूंढ पाओगे। और हवा में भी आप, हवा तुम्हें पता है कि कहाँ हवा के अंदर कहाँ पे कार्बन है, कहाँ पे ऑक्सीजन है, कहाँ पर कोई नाइट्रोजन गैस है, नहीं। तो हेट्रोजीन यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा नहीं है, मिल्क नहीं है, क्योंकि मिल्क एक हेट्रोजीनियस या कोलाइडल है। मिल्क को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस या कोलाइडल बोलते हैं। नेक्स्ट है, इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसमें स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन किस चीज के बारे में बताती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस चीज के बारे में बताती है, तो बताती है कोई भी मोशन नहीं हो रहा, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो वो क्या बताएगी कि कोई भी मोशन नहीं है, ऑब्जेक्ट किसमें है, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। क्लियर बेटा, एमसीक्यू समझ आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे हम, ये तो क्लियर है ना आपको। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इसका ऑप्शन वाला है। ऑप्शन में बोला है सपोज अ बॉय एंजॉयिंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड, यानी एक गोल झूले में, कोई मैरी गो राउंड कैसा होता है, ये होता है मैरी गो राउंड, जो गोल झूला होता है। मैरी गो राउंड में घूम रहा है, विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है। इट इंप्लाइज दैट द बॉय, तो जब इस स्पीड से घूम रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो वहां पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई मैरी गो राउंड में घूमेगा तो देयर इज नो एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि वो वहां पे सेम ही वो घूमे जा रहा है, और उसका सेंटर पॉइंट तो सेम ही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म बाय एसईआर। तो एसईआर की फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम। तो दो प्रकार के होते हैं ये। तो पहले होता है ईआर, ईआर से क्या बनते हैं, ईआर से बनते हैं आरईआर और एसईआर। तो ईआर के दो बनाता है, एक बनाता है एसईआर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और एक बनाता है, एक एसईआर होता है और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है आरईआर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि इसके बारे में, एसईआर के बारे में बोला है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय एसईआर। तो एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम क्या फंक्शन प्ले करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम जो है ये डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करता है, ऑप्शन डी, इट डिटॉक्सिफाई, क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। क्या डिटॉक्सिफाई करता है, ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब जब हम, जैसे हम कोई दवाइयाँ खा लेते हैं, जरूरत से ज्यादा दवाइयाँ खा लेते हैं, या गलती से कोई एक्सपायर मेडिसिन खा लेते हैं, तो उन मेडिसिन के जो इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में, उनको कम करने में, उनको रिमूव करने में एसईआर हेल्प करता है। एसईआर की हेल्प से हमारी बॉडी से ड्रग्स क्या है आसानी से, यानी वो जो दवाइयाँ होती है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है, एयर इज अ रिगार्डेड एज ए मिक्सचर। एयर क्या है, एयर को हम मिक्सचर मानते हैं, ठीक है। तो एयर इज रिगार्डेड एज ए मिक्सचर क्यों मानते हैं, क्योंकि इट्स कंपोजिशन में बी वेरी, क्योंकि एयर जो होती है बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है, पर ये गैसें जो होती हैं, कोई गैस ज्यादा मात्रा में होती है और कोई गैस कम मात्रा में। अगर हम देखें तो हमारे इन्वायरमेंट में आपको पता है हर गैस का एक डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन है, तो है ना। जैसे ऑक्सीजन की मात्रा जो है एनवायरनमेंट में क्या है, काफी, अगर कम कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में देखें तो ऑक्सीजन की मात्रा तो आपको जो है कम दिखेगी कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। कुछ मीथेन है, क्लोरोफ्लोरो, यानी डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं जो सब इक्वल नहीं है। तो इसके कारण हम बोलते हैं गैस क्या है, एक मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है गैस, क्योंकि कंपोजिशन में भी वेरी है, इसमें बहुत सारी गैसें अलग अलग मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं, ठीक है। वैसे 12 भी आप आराम से कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन में पूछा है अ बॉल ऑफ 150 ग्राम इज हिट विद अ बैट। एक 150 ग्राम की बॉल बैट से हिट हुई। द बॉल स्टार्ट ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। और बॉल ने कितनी वेलोसिटी अटेन करी, 3 मीटर पर सेकंड। मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम वी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू एम इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो इसमें क्वेश्चन में मास कितना दे रखा है और वेलोसिटी। मास बॉल का कितना है 150 ग्राम और वेलोसिटी कितनी है 3। तो आप क्या करेंगे, ठीक है,
पहले तो यूनिट सही कर लेंगे, ये तो ग्राम में और ये वेलोसिटी किसमें है, मीटर पर सेकंड में। क्लियर है ना, ये बात तो समझ आ गई ना। तो जो मास है आपका वो किस में है, किलोग्राम ग्राम में। तो मास जो आपका किलोग्राम में है वो ग्राम में है, उसे किलोग्राम में करेंगे। किलोग्राम में करने के लिए कैसे करेंगे, तो हम मास की जगह लिखेंगे 150, ठीक है। ये ग्राम है तो किलोग्राम करने के लिए डिवाइड बाई 1000, ये पता है ना, डिवाइड बाई 1000। ये तो हो गया तुम्हारा मास। और वेलोसिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, वेलोसिटी दे रखी है 3 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 काटेंगे। क्लियर है, 5 की टेबल पढ़ेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20, आप करके देख लेना, ठीक है। तो ये जब सॉल्व आएगा तो ये तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा। और फिर क्या करेंगे आप, इसे देखो ध्यान से, जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं पहले से करा, 0 से 0 काटी, यहाँ काटा तो 5 की टेबल पड़ी तो 5 3 जा 15, और यहाँ पे हो गया 5 2 जा 10 और 0, ठीक है। तो ये तो डिनोमिनेटर में 20 आया, तो ऊपर क्या करा, 3 से 3 की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ आया 9, और नीचे क्या आ रहा है बेटा 20। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो इसका आंसर आएगा 9/20। क्या आएगा 9/20। अब इस 9/20 को यानी 20 से 9 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.45। क्या आंसर आ जाएगा 0.45, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तरीका क्या है, पहले मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दो, P = mv, और तुम्हें याद रहना चाहिए मास को हमेशा किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, 150 डिवाइड बाई 1000 और वेलोसिटी की वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 13 बोला आइडेंटिफाई द ऑर्गेनल दैट एग्जिस्ट ओनली इन द प्लांट सेल बट नॉट इन द एनिमल सेल। ऐसे कौन से ऑर्गेनल है जो आपको प्लांट सेल में तो दिखाई देगा मगर एनिमल सेल में वो प्रेजेंट नहीं होता। तो कौन सा प्रेजेंट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही प्लांट की जो लीव्स होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द ऑब्जेक्ट कंपैरेटिवली हैज लीस्ट इनर्शिया। कौन से ऑब्जेक्ट है जिसका इनर्शिया सबसे कम होगा, तो पेपर बॉल का इनर्शिया कम होता है इन सब में। लोहे का ज्यादा होगा, प्लास्टिक बॉल का ज्यादा होगा, थर्माकोल बॉल का भी ज्यादा होगा, मगर पेपर बॉल का इनर्शिया कम होता है। इनर्शिया पता ही है आपको क्या है, ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस टू रिमेन कांस्टेंट व्हाइल अंडरगोइंग अ चेंज इन स्टेट। ये बोल रहा है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को लगातार टेम्परेचर दे यानी लगातार हीट भी बढ़ाते रहे मगर उसका टेम्परेचर जो है सेम रहेगा, टेम्परेचर बदलेगा नहीं, वो किस कारण से होता है, वो कारण है आपका लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट के कारण क्या रहता है, टेम्परेचर जो है सेम रहता है। देखो जब पानी को आप गर्म करते हैं तो पानी मैक्सिमम 100 डिग्री पे क्या होता है, गर्म होता है। अगर पानी या स्टीम का आप टेम्परेचर मेजर करेंगे तो पानी का टेम्परेचर और स्टीम का टेम्परेचर आपको 100 डिग्री ही शो करेगा, दिखेगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे बोला हुआ है ब्लड हैज अ मैट्रिक्स कनेक्ट प्रोटीन सॉल्ट हार्मोन, टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट, टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू ऑफ, ठीक है, फ्रिजाइल, और कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो यही है, टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रिजाइल। ये इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसके असर्शन रीजन है, पहला असर्शन रीजन देखो 17 में बोला है when a solid melt its temperature remain same। जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। ट्रू है ये, यानी ये पहला सेशन इसका ट्रू है। रीजन द हीट गेट यूज इन द चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। बिल्कुल करेक्ट है, वो पार्टिकल को क्या करेगी, ठीक है, ओवर कमिंग करेगी। तो रीजन भी ट्रू है, असर्शन और रीजन इसके दोनों ही आपके ट्रू है। क्लियर है। नेक्स्ट, इसलिए 17वां क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए। 18 में बोला है सेल वॉल इन द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल वॉल जो है इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल। किसी भी सेल का सेल वॉल जो है नॉन लिविंग पार्ट होता है, ये ट्रू है, सेल वॉल एक नॉन लिविंग पार्ट है। इट ऑफर प्रोटेक्शन डिफाइंड शेप एंड सपोर्ट। और जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है, पेड़ को प्रोटेक्शन देती है, उसको एक शेप देती है, सपोर्ट देती है, ये भी ट्रू है। तो इसका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, इसलिए इसका ऑप्शन भी ए होगा क्वेश्चन 18 का। क्वेश्चन 19 जो है सो बोला स्पीडोमीटर ऑफ द कार मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द कार। कार की स्पीड को दिखाता है, हाँ दिखाता है, स्पीडोमीटर नाम ही इसलिए उसका स्पीडोमीटर। नेक्स्ट
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, ये भी करेक्ट है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो करेक्ट है, इसका ऑप्शन भी ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, कैटल्स आर फेड विद द रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट्स, जो कैटल होती है उनको क्या क्या खाना खिलाया जाता है, रफेज और कॉन्सेंट्रेट खिलाया जाता है, ट्रू है। रफेज प्रोवाइड फाइब्रस व्हाइल कॉन्सेंट्रेट प्रोवाइड प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट, ये भी ट्रू है, इसका ऑप्शन भी ये होगा। हमारे 20 एमसीक्यू हो गए हैं, अब हम करेंगे ऑप्शन 20 तक हो गए हैं, अब हमारे को हम करेंगे सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो टोटल आपके क्वेश्चन जो है 38 तक क्वेश्चन है। अब हम सेक्शन बी करते हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल। हमें ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल के बीच में 2 या 3 डिफरेंस देने हैं। चलिए करते हैं, फटाफट से इसका आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 21 में बोला है आपको 2 डिफरेंस देने हैं, किसमें, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल। तो हम जो डिफरेंस है क्या हो सकता है भाई, देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और कोलाइडल भी क्या होता है, इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। दूसरा ट्रू सॉल्यूशन के लिए एग्जांपल दे सकते हैं, साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ट्रू सॉल्यूशन की जो पार्टिकल का साइज होता है बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर। साइज ऑफ द सस्पेंशन, सस्पेंशन के जो पार्टिकल का साइज होता है लार्जर देन सॉल्यूशन, या ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है मगर स्मॉलर देन कोलाइडल। और कोलाइडल जो होते हैं उनके पार्टिकल आर नाइदर टू स्मॉल और नाइदर टू लॉन्ग, यानी ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं उसके पार्टिकल सबसे छोटे हैं होते हैं, कोलाइडल के सॉल्यूशन के पार्टिकल मॉडरेट होते हैं, और सस्पेंशन के साइज के पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं। तो सबसे छोटे पार्टिकल सॉल्यूशन के, सबसे बड़े पार्टिकल सस्पेंशन के, और कोलाइडल के पार्टिकल बीच के, मिड के होते हैं। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं, पार्टिकल जो होते हैं सॉल्यूशन के स्टेबल होते हैं, और पार्टिकल जो सस्पेंशन के होते हैं वो नॉट स्टेबल होते हैं, और पार्टिकल जो कोलाइडल के होते हैं वो भी स्टेबल। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल और कोलाइडल के पार्टिकल स्टेबल होते हैं, सस्पेंशन के नॉट स्टेबल होते हैं। और भी दे सकते हैं, पार्टिकल जो होते हैं सॉल्यूशन के वो सेटल डाउन नहीं होते, डू नॉट सेटल डाउन, जबकि सस्पेंशन के सेटल डाउन हो जाते हैं, और कोलाइडल के भी सेटल डाउन नहीं होते। तो आप इस तरीके से 2, मैंने तो आपको 3-4 डिफरेंस बता दिया, आप 2 ही लर्न करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको नेम द फॉलोइंग, आपको क्वेश्चंस में इनके नेम बता। क्वेश्चन 22 में आपसे क्वेश्चन में पूछा है नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट है, फर्स्ट से पूछा है टिश्यू दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ अवर माउथ। कौन सा टिश्यू होता है जो हमारे माउथ की इनर लाइनिंग में होता है, यानी वो टिश्यू जो कैविटी में होता है, जैसे जो माउथ की इनर लाइनिंग में होगा, आपकी आप कह सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, उस टिश्यू का नाम क्या है, तो उस टिश्यू का नाम है स्क्वेमस एपिथेलियम। स्पेलिंग है SQUAMOUS, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। तो ये कहाँ पे मिलेगा हमारे, ये मिलता है इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। दूसरा बोला है टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन। कौन सा टिश्यू होता है जो मसल से बोन को जोड़ता है, तो टेंडन। टेंडन क्या करता है, मसल्स और बोन्स को आपस में जोड़ने में हेल्प करता है, तो टेंडन इज द टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन इन ह्यूमन। थर्ड पूछा है टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी। कौन सा टिश्यू है जो हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करता है, तो एडिपोज टिश्यू जो है हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करता है। क्लियर है। नेक्स्ट पूछा है आपसे कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स। ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसमें फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड ब्लड में होता है। ब्लड क्या है, लिक्विड टिश्यू है ना, तो फ्लूइड क्या है, फ्लूइड टिश्यू क्या है, एक फ्लूइड टिश्यू क्या है, एक ब्लड जो है एक फ्लूइड मैट्रिक्स टिश्यू है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 23 में हो जाए इफ 2 मिलीलीटर ऑफ डेटॉल इज एडेड टू द बीकर ऑफ कंटेनिंग 500 milliliter of water and stayed to observation that can you make। तो बोला है अगर हम 2 मिलीलीटर डिटॉल लें और उसे 500 मिलीलीटर पानी में मिक्स कर दें और अच्छे से घोल दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देख लो, हमें ऑब्जर्वेशन बोलिए, 2 ऑब्जर्वेशन। तो पहली ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि जब डिटॉल क्या एक होमोजीनियस मिक्सचर से मिलकर, तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर
वी विल ऑब्जर्व स्लाइटली कलर चेंज। तो जैसे डिटॉल पानी में डलेगा तो पानी का कलर कैसा हो जाएगा, थोड़ा व्हाइट सा हो जाएगा। तो हमारे को पहला देखने को मिलेगा कि पानी का कलर कैसा हो जाएगा, स्लाइटली चेंज, व्हाइट हो जाएगा। दूसरा, पानी में एक स्मेल आने लगेगी, या कह सकते हो आप गंध, खुशबू आने लगेगी, उसे खुशबू या बदबू जो भी समझो। अ फेंट स्मेल ऑफ डिटॉल, डिटॉल की हमें स्मेल भी आने लगेगी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, बोला है व्हाट विल हैपन व्हेन लाइसोसोम्स इज रिमूव फ्रॉम सेल बॉडी। क्या होगा अगर लाइसोसोम सेल बॉडी से निकाल दिया जाए। अगर किसी की सेल बॉडी से, यानी समझ सकते हो आप ह्यूमन बॉडी से या किसी से भी लाइसोसोम को क्या करें, रिमूव करेंगे तो क्या होगा। तो इसका आंसर है, सबसे पहले समझ लेंगे। पहली बात तो कई बार तो ये बोला जाता है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ये भी सुना होगा। तो पहले तो ये लिख देना, लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइडल बैग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डेथ। क्योंकि लाइसोसोम खुद भी क्या करता है, कई बार सेल को मार देता है, डाइजेस्ट कर लेता है। क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो पहली बात तो याद रखना, लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो लाइसोसोम्स आल्सो कॉल्ड अ सुसाइडल बैग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ। पर जो मेन आंसर है इसका कि अगर इसे निकाल दे तो क्या होगा, क्योंकि जो लाइसोसोम का द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज टू डाइजेस्ट ऑल वेस्ट प्रोडक्ट। तो लाइसोसोम क्या करता है, अगर कोई बेकार चीज भी है, कुछ हमने गलत खा लिया है तो उसे भी डाइजेस्ट कर देता है। अगर हमने कुछ रेडी पटरी का खा लिया है जिसमें कुछ माइक्रोब्स भी हमारी बॉडी में चले गए हैं, तो कई बार हमें फूड पॉइजनिंग नहीं भी होती। तो उसका कारण क्या है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम उन खराब खाने में बैठे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी डाइजेस्ट कर देता है। इफ देयर इज नो लाइसोसोम, अगर हमारी बॉडी में लाइसोसोम्स नहीं होगा तो वेस्ट विल बी एक्यूमुलेट। जो खराब चीजें हमने खाई हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी, यानी इंक्रीज हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी हमारी सेल में, जिससे हमारी बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी और हम बीमार रहने लगेंगे। तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है ऑल वेस्ट प्रोडक्ट। इफ लाइसोसोम रिमूव तो क्या होगा, वेस्ट विल बी एक्यूमुलेट, वेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा। एक्यूमुलेट भी लिख सकते हो, इंक्रीज भी लिख सकते हो कि वेस्ट विल बी इंक्रीज इन सेल्स और मेकिंग टॉक्सिक, और वो हमारे लिए क्या होगा, टॉक्सिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है, इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में पूछा है आपसे कि अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल होती हैं। दो चीजें पूछी हैं। तो पहले तो बोला है कि आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना है। तो देखो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ होगा। नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पे तो क्या होता है, यहाँ तो होता है आपका टाइम, यहाँ होता है डिस्टेंस। एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में क्या होता है बेटा, टाइम होता है, और वाई एक्सिस में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। बात तो पता है ना, एक्स एक्सिस को बोलते हैं टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये वाई एक्सिस है, इसे बोलते हैं डिस्टेंस। तो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कुछ इस तरीके से करेगा, यानी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये यूनिफॉर्म मोशन का टाइम ग्राफ है। यूनिफॉर्म में कि यहाँ पे नीचे टाइम और यहाँ पर डिस्टेंस है, मगर यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, जो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब ये बोला है कि कौन सी कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल हो जाती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। जो मैग्नीट्यूड होता है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का इक्वल होता है कब, जब मोशन, जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करे और सेम डायरेक्शन में, यानी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड तभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, जब दोनों ही क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में और सेम टाइम पर मोशन करेंगे। तो दोनों का क्या याद रखना, क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है क्या करेगा, मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन में इन सेम डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं जल्दी से। 26 की क्या आंसर है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 26 है। बोला है गिव रीजन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम पहले। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, गिव रीजन में रीजन दिए हुए हैं। बोला व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। एक कोई कारपेट है, जब उसमें धूल है, जब हम उसमें डंडे से मारते हैं, स्टिक से मारते हैं, तो धूल बाहर निकल जाती है, डस्ट बाहर निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पार्टिकल स्टे इन रेस्ट। तो पार्टिकल शुरू में रेस्ट में होता है, वाइल कारपेट मूव्स,
ठीक है, जब कारपेट को मूव करा जाता है या बीटन करा जाता है तो 10 पार्टिकल कम आउट ड्यू टू इनर्शिया। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण जो पार्टिकल है बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन बी है, इट इज एडवाइजेबल टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ बस विद रॉप। जो लगेज होता है वो बस के ऊपर छत पर बांधा जाए। ये क्यों बोला जाता है, अगर लगेज को हम बिना बांधे बस में रख देंगे तो वो गिर जाएगा, इसलिए लगेज को बोला जाता है बांधा जाए। पर इसका साइंस में आंसर कैसे लिखेंगे, व्हेन बस स्टार्ट द लगेज विल फॉल बैकवर्ड। तो लगेज पीछे को गिर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका आंसर भी क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट है सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन सी और सेक्शन डी के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस का इंतजार करिए। बाकी आप मैथ्स की प्रिपरेशन, साइंस की प्रिपरेशन क्लास 6 to 12 सारी प्रिपरेशन आप चैनल पे कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप अपने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देख के सॉल्व कर सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपना सपोर्ट हमें दीजिए।